दिव्या सबको देखकर बोली, ये सब बातें तो होती रहेंगी, पर जो जरूरी बात है उस पर आते हैं। हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। इन्होंने आपके परिवार की इतनी तारीफ की और आज आपसे मिलकर तसल्ली भी हो गई। अब तो सब कुछ बच्चों को ही तय करना है। अगर आपको बुरा न लगे तो दोनों को अकेले में थोड़ी देर बात कर लेने दीजिए। आखिर जिंदगी तो इन्हीं साथ गुजारनी है। मृदुल सिंह को दिव्या का इस तरह बात की पहल करना अच्छा नहीं लगा। मृदुल सिंह ही नहीं, वहां बैठे वरुण, सूरज, चौधरी साहब और दिव्या को छोड़कर बाकी सभी को अजीब लगा, क्योंकि आज से पहले उनके घर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी बात की पहल घर की औरत ने की हो। हमेशा मृदुल सिंह या तेज प्रताप सिंह ही अपनी बात रखते थे, बल्कि बात नहीं करते, अपना फैसला सुनाते थे। लेकिन यहाँ दिव्या ने जिस तरह बात की पहल की वो मृदुल सिंह को अच्छा नहीं लगा। हालांकि उन्होंने अपने चेहरे पर वो भाव नहीं आने दिया। मृदुल सिंह ने सहजता से कहा, हमें क्या आपत्ति होगी भला? बहन जी रुकिए, हम अभी इंतजाम करवाते हैं। उन्होंने आस्था की तरफ देखकर कहा, दोनों के लिए छत पर बैठने का इंतजाम करवाइए। आस्था ने जवाब दिया, जी भाई साहब। वो चली गई और थोड़ी देर बाद वरुण और नव्या को अपने साथ लेकर छत पर चली आई। आस्था ने वहां से जाते हुए कहा, आप दोनों बैठिए, हम अभी चाय लेकर आते हैं। नव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आस्था ने नव्या के हाथ पर हाथ रखकर धीरे से कहा, हम यहीं पास में हैं, जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। नव्या ने बेचारगी से आस्था की तरफ देखकर कहा, पर चाची। आस्था ने समझाते हुए कहा, हमारे परिवार से बेहतर परिवार है ये, और जिस प्रकार दिव्या जी ने बात की है उसका अर्थ साफ है, उस घर में स्त्रियों का सम्मान है। अच्छा रिश्ता है नव्या, एक बार सोचिए। दूसरी तरफ चाची भतीजी की बातें और नव्या का आस्था का हाथ पकड़ना देखकर वरुण चिढ़ गया। वो मन ही मन बोला, अकेले में मैं इसे खा थोड़ी ना जाऊंगा जो ऐसे डर रही है। आस्था नव्या को समझाकर वहां से चली गई। वरुण और नव्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से क्या बात करें। पसरी खामोशी वरुण के फोन की घंटी से टूटी। वरुण ने कहा, एक्सक्यूज मी। वो दूसरी तरफ की सीढ़ियों से गार्डन की ओर चला गया। ध्वनि ने नंदी महाराज के कान में धीरे से कहा, हे महादेव, हम आंखें खोले तो हमें वो चेहरा दिखाना जो हमारी जिंदगी बना दे। उसने नंदी के सींगों पर हाथ रखकर त्रिभुज बनाया और शिव की प्रतिमा के दर्शन के लिए आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी काजल भरी आंखों की पलकों को उठाया तो शिव की मूर्ति के सामने कोई शख्स खड़ा दिखाई दिया। तेज धूप की वजह से ध्वनि उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। ध्वनि जल्दी से दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हुई और मूर्ति की ओर बढ़ी। तभी फोन पर बात करते हुए वरुण अचानक मुड़ा और ध्वनि की नजर उसके चेहरे पर अटक गई। पहले मंदिर में ध्वनि वरुण को देख नहीं पाई थी, क्योंकि उस वक्त वरुण मुंह के बल नीचे गिरा हुआ था, और जब वरुण पलटा तो सुनैना ध्वनि को लेकर जा चुकी थी। लेकिन इस वक्त ध्वनि वरुण को देखकर कहीं खोसी गई थी। ध्वनि अपलक उसे निहारती रही और वरुण इन सबसे बेखबर फोन पर किसी को डांटे जा रहा था। सुनैना ने ध्वनि के कंधे पर कोहनी टिकाकर मजे लेते हुए पूछा, आज से पहले तो इसे यहाँ कहीं नहीं देखा, कहीं बाहर से आया है क्या लगता है? ध्वनि की तंद्रा टूटी और उसकी नजरें सुनैना की तरफ घूमी जो वरुण को ही देख रही थी। सुनैना ने वरुण की तरफ देखकर कहा, वैसे है तो बड़ा हैंडसम एंड हॉट। ध्वनि ने जल्दी से सिर हिलाकर पीछे मुड़ते हुए कहा, हमें क्या पता कि कौन है? सुनैना ने कंधे से कंधा टकराकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा जी, अभी मेरे आने से पहले तो एकटक उसे निहार रही थी। बोलना पसंद है तुझे? ध्वनि झेप कर बोली, क्या तुम भी कुछ भी बातें करती हो? सुनैना ने मजे लेते हुए कहा, क्या कुछ भी? मेरी जान, जवानी में एक आध लड़का पसंद आ रहा तो नॉर्मल बात है ना, और फिर जब लड़का इतना हैंडसम हो तो नजर अपने आप अटक जाती है। ध्वनि ने झेप कर बहाना बनाते हुए कहा, हम उसे नहीं देख रहे थे, हम तो वहां उधर मूर्ति की तरफ देख रहे थे। उसकी माला ऐसी लग रही थी जैसे अभी गिर जाएगी। सुनैना ने हंसकर कहा, ओ मैडम जी, अपना झूठा बहाना कहीं और जाकर बनाना, तुम्हारा चेहरा देखकर साफ पता चल रहा है कि तुम किसे देख रही थी, समझी? और किसी को पसंद करना गलत बात थोड़ी ना है। अच्छा लगा निहार लिया, क्या पता कब दोबारा देखना नसीब हो। ध्वनि ने सुनैना का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए कहा, क्या तुम भी कुछ भी बातें करती हो, चलो यहाँ से। वो मनी मन खुद को डांटते हुए बोली, ये क्या कर रहे थे हम, और हम उसे ऐसे एकटक क्यों घूर रहे थे? पागल हो गए हम, लगता है भांग कोई और पी रहा है और नशा हमें हो रहा है। सुनैना ने ध्वनि से अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा, अरे ये तो बता दो मैडम, ले कहाँ जा रही हो? ध्वनि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे ऊपर ये जो ठंडाई का नशा चढ़ गया है उसे उतारने के लिए पानी डालने ले जा रहे हैं। अब चलो, प्रसाद खत्म होने वाला है, उसके डब्बे लाकर रखने हैं। सुनैना ने मुंह बनाकर कहा, क्या यार, इतना काम मत किया करो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। ध्वनि ने सहजता से जवाब दिया, गीता में लिखा है हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल तो वो अपने आप दे देगा। सुनैना ने तंज कसते हुए कहा, घंटा फल, अगर भगवान फल देता है तो तुम इतने सालों से रोज उसे जल चढ़ा रही हो, तुम्हें तुम्हारे पापा का प्यार। सुनैना को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा बोल गई। वो एकदम चुप हो गई। ध्वनि की आंखों में नमी उतर आई। सुनैना ने जल्दी से कहा, आई एम सॉरी यार ध्वनि, हम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते थे। ध्वनि ने आंसुओं को छिपाते हुए झूठी मुस्कान के साथ कहा, हमें बुरा भी नहीं लगा, तुम चलो, हमें कुछ काम याद आ गया, हम अभी आते हैं। सुनैना बुझे मन से वहां से चली गई। वो जानती थी कि इस वक्त ध्वनि को थोड़ा अकेले छोड़ना ही सही होगा। ध्वनि अपने जज्बात कभी दूसरों के सामने नहीं दिखाती थी। ध्वनि ने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, हमसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने हमें हमारे पिता के प्यार से वंचित रखा। बचपन से उसने अपने पिता को नव्या पर भरपूर प्यार लुटाते देखा था, लेकिन जब उसकी बारी आती तो उनके मुंह से दो प्यार भरे शब्द भी नहीं निकलते थे। इसका कोई खास कारण उसे समझ नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हुई उसे लगने लगा कि शायद उसका नव्या जैसा रंग रूप ना होना मृदुल सिंह को खलता है, इसलिए वो उसे खुद से दूर रखते हैं। उसका रूप तो ईश्वर की देन है जिसमें वो कोई बदलाव नहीं कर सकती थी, लेकिन अपने पिता की नजरों में प्रशंसा पाने के लिए वो उनकी पसंद का हर काम कर सकती थी, और उसने पूरे मन से ऐसा किया भी। अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को मारकर वो हमेशा वही करती जो मृदुल सिंह को पसंद था। फिर भी इतने सालों तक उनकी हर पसंद पूरी करने के बाद भी उसे उनके प्यार का एक कतरा नहीं मिला। वरुण ने पीछे से आवाज दी, एक्सक्यूज मी। ध्वनि ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और पीछे मुड़ी। सामने वही शख्स खड़ा था जिसे वो कुछ देर पहले निहार रही थी। ध्वनि ने खुद को संभालते हुए कहा, जी। वरुण ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो एक्चुअली मैं टेरेस से बात करते हुए नीचे तो आ गया, पर अब मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, कैन यू हेल्प मी, मुझे अंदर जाना है। वरुण की खासियत थी कि उसे रास्ते कभी याद नहीं रहते थे, इसलिए वो जहां भी जाता सूरज को साथ ले जाता था। ध्वनि ने सहजता से मुस्कुराकर कहा, जी आइए। उसने उसे अपने पीछे चलने का इशारा किया। वरुण उसके पीछे पीछे चलने लगा। ध्वनि ने रास्ता दिखाते हुए पूछा, लीजिए ये मुख्य दरवाजा, आप इधर से अंदर जा सकते हैं। वैसे आप किससे मिलने आए थे? वरुण कुछ कहने वाला था कि सूरज उसके पास आकर बोला, सर अतुल का फोन आया था आपको? वरुण ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ मुझे फोन आया उसका, एक नंबर का गधा है वो, एक दिन हमारे बिना कोई काम नहीं संभाल सकता। अंदर चलो, मॉम डैड से बात करके हमें भी निकलना होगा, वरना वो हमारा नुकसान करवा कर ही मानेगा। वरुण सूरज के साथ तेजी से चलते हुए चला गया। ध्वनि खामोश खड़ी रह गई। थोड़ी देर बाद उसने सिर झटका और वहां से चली गई। वरुण तेजी से चौधरी साहब के पास आया और उनके कान में कुछ कहा। ये सुनकर चौधरी साहब का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आंखों से उसे बैठने का इशारा किया और मृदुल सिंह की तरफ देखकर बोले, माफ कीजिएगा भाई साहब, पर अब ज्यादा देर यहाँ रुक नहीं पाएंगे, वो वरुण के ऑफिस में इमरजेंसी काम आ गया है, अगर वरुण वहां वक्त पर नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मृदुल सिंह ने सहजता से कहा, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं भाई साहब, काम पहले आता है। हमें तो ये जानकर अच्छा लगा कि वरुण बेटा काम को पहले अहमियत देता है, हर शख्स को ऐसा ही होना चाहिए। चौधरी साहब ने खड़े होकर कहा, अच्छा तो फिर हमें आज्ञा दीजिए, हमें अभी निकलना होगा। मृदुल सिंह ने दोबारा हाथ जोड़कर कहा, दोबारा सेवा का अवसर जरूर दीजिएगा। चौधरी साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब तो रिश्तेदारी होने जा रही है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। वे सबसे विदा लेकर वहां से निकल गए। कैसी मुलाकात थी ये जो वरुण और ध्वनि एक दूसरे के सामने होकर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाए? क्या ये भोलेनाथ का कोई इशारा था या फिर वरुण की किस्मत नव्या के साथ ही लिखी गई थी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
कुछ घंटों बाद चौधरी साहब की गाड़ी चौधरी भवन के बाहर आकर रुकी। सूरज और वरुण तेजी से अपने ऑफिस के लिए दूसरी गाड़ी लेकर निकल गए। वहां पहुंचते ही वरुण ने अतुल को घूरा और मीटिंग रूम में घुस गया, जहां क्लाइंट गुस्से से लाल पीले होकर बैठे थे। उनकी मीटिंग थी जिसे अतुल को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन उसके बेकार स्किल्स की वजह से मीटिंग और कॉन्ट्रैक्ट जाते जाते रह गया था। वरुण ने जाकर सारी सिचुएशन संभाली तो क्लाइंट ने चेतावनी दी कि उनका काम वरुण ही संभालेगा, किसी और को हैंडओवर नहीं करेगा। वरुण ने पूरे विश्वास के साथ कहा, डोंट वरी सर, आपका सारा काम मैं खुद संभालूंगा, आप बेफिक्र होकर जाइए, हमने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा काम आपको मिलेगा। अगर 1% भी क्वालिटी में डिफेक्ट मिलता है तो आप चाहे तो पूरा पैसा वापस ले लीजिएगा। क्लाइंट ने वरुण की पीठ थपथपाकर कहा, अपने जैसे एम्प्लॉय हायर किया करो वरुण, तुम जितने ज्यादा कॉन्फिडेंट और हार्ड वर्किंग हो इस तरह के लोगों को भी अपने साथ रखा करो, वही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। वरुण ने सहजता से मुस्कुराकर जवाब दिया, श्योर सर, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। वो क्लाइंट को उनकी गाड़ी तक छोड़कर वापस ऑफिस आया और अपने केबिन में बैठकर इंटरकॉम से सूरज को कॉल कर अतुल को भेजने को कहा। सूरज ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ लीजिए अतुल सर, आपका बुलावा आ गया, जाइए। वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आज का हादसा पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था। सूरज को बहुत अच्छे से पता था कि वरुण को काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अतुल इस बात को कभी सीरियसली नहीं लेता था। अतुल ने सूरज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे सूरज ऐसे टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। वो मजे से वरुण के केबिन की तरफ बढ़ गया और सूरज गहरी सांस भरकर रह गया। अतुल ने केबिन में घुसते हुए कहा, हेलो सर, कैसे हैं आप? वो वरुण के सामने रखी चेयर पर बैठा, टेबल पर दोनों कोहनियां टिकाकर चेहरा टिकाते हुए बोला, ब्रो आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं जैसे अभी खा जाएंगे? वरुण ने उसे घूरते हुए कहा, अतुल इट्स नॉट अ जोक, ये हमारा बिजनेस है, तुम इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर कैसे कर सकते हो? कितनी बदनामी होती है हमारी, तुम्हें पता है आज तुम्हारी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अतुल ने बत्ती सी चमकाते हुए कहा, ब्रो यू नो ना मुझे बिजनेस समझ नहीं आता तो क्या करूं, नहीं होता मुझसे, कितनी बार कहा है आपसे, ना मुझे आपका काम समझ आता है ना डैड का। वो मुंह बनाकर बोला। अतुल मॉडलिंग में हाथ आजमाना चाहता था, लेकिन उसके डैड ने दो ही ऑप्शन दिए थे, या तो उनका बिजनेस ज्वाइन करे या वरुण का। डैड से बचने के चक्कर में उसने वरुण का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। अतुल ने आगे कहा, ब्रो आपने राइट टाइम पर आकर सब ठीक कर तो लिया, अब क्यों मुंह बनाकर रखा है? वरुण का गुस्सा देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वरुण ने तीखे लहजे में कहा, एक तो मैंने तुम्हें चाचू के उस बोरिंग टेक्सटाइल बिजनेस से बचाया और यहाँ अपनी कंपनी में लगाया और तुम मुझसे बदला ले रहे हो। ये कंपनी उसके दादाजी की बनाई हुई थी, जिनसे उसे बेहद लगाव था। बचपन से वो अपने दादाजी के साथ रहा था, उनकी सीख आज भी उसे याद थी। नफा नुकसान व्यापार में होता रहता है, पर एक बार नाम खराब हो जाए तो सालों लग जाते हैं उसे ठीक करने में। अतुल ने चिढ़कर कहा, मेरे लिए तो आप लोगों ने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई कर रखी है, मैं जहाँ भी जाऊँ मरना तो तय है। वरुण ने गुस्से से कहा, अतुल तुम। अतुल ने बात काटते हुए कहा, ब्रो अब गुस्सा मत कीजिए ना, मैंने जानबूझकर थोड़ा किया, हो जाता है, मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कभी-कभी, पर अब आपने सब ठीक तो कर दिया ना, अब मूड ठीक कीजिए। वैसे डैड ने आज आपको डिनर पर बुलाया है। वो दो पल रुका और वरुण के चेहरे पर गहरी नजर जमाकर बोला, वैसे सूरज ने बताया कि आज आप लड़की देखने गए थे। उसने गहरी मुस्कुराहट के साथ पूछा। वरुण का मुंह जस का तस बना देखकर वो फिर बोला, आपको तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए कि मैंने आपको उस टिपिकल बॉलीवुड वाले सीन से बचाया। आपको पता है जब सूरज ने बताया कि वो लड़की साड़ी पहनकर चाय की ट्रे लेकर आई तो वो हंसने लगा और बोला, ये सीन बिल्कुल एक मूवी जैसा है, कौन सी फिल्म है? अतुल ने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की और खुशी से अपनी जगह से उछलते हुए कहा, हाँ याद आया, वो विवाह है ना? वरुण ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, गेट आउट। अतुल ने मासूमियत भरी नजरों से देखकर कहा, भाई। वरुण ने आंखों से बाहर जाने का इशारा करते हुए कहा, आउट। अतुल मुंह बनाता हुआ पैर पटक कर वहां से चला गया। वो मन ही मन बोला, ये भाई भी पता नहीं क्यों इतना गुस्सा करते रहते हैं, आज इनकी वजह से मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम नहीं पाया। क्या जरूरत है ये कहने की कि आप रहने दीजिए, मैं इसे संभाल लूंगा, संभालें। अब मैं इनकी नाक में इतना दम कर दूंगा कि जैसे आज अपने केबिन से निकाला कल अपने ऑफिस से भी निकाल देंगे। वो सूरज के पास पहुंचा, तभी सूरज के डेस्क पर रखा इंटरकॉम बज उठा। सूरज ने एक नजर अतुल की तरफ देखा और इंटरकॉम कान पर लगाया। दूसरी तरफ से वरुण का बुलावा था। सूरज ने अतुल की तरफ देखकर बेचारगी से कहा, गलती चाहे कोई भी करे, पर सर का सारा गुस्सा तो मुझ पर ही निकलता है। वो नोटपैड लेकर वरुण के केबिन की तरफ बढ़ गया, जहां उसकी क्लास लगनी पक्की थी। इधर सिंह भवन में चौधरी साहब का यूं अचानक उठकर चले जाना घर वालों को चिंता में डाल गया था। सभी सोच रहे थे कि उनका जवाब क्या होगा। तेज प्रताप सिंह ने मृदुल सिंह से कहा, भाई साहब आप चिंतित क्यों हो रहे हैं, हमारी नव्या में कोई कमी है क्या? एक से बढ़कर एक लड़के मिलेंगे उसके लिए। मृदुल सिंह खोए हुए से बोले, आस्था ने गाजर काटते हुए कहा, दीदी चाहे कुछ भी कहो, चौधरी परिवार था तो बड़ा भला। देखा आपने चौधरी साहब की पत्नी कैसे हर बात की पहल कर रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारी नव्या अगर उस घर में जाएगी तो इस घर के चंगुल से निकलेगी। यहाँ तो औरतों को हमेशा अपने पैरों की जूती समझा जाता है, कम से कम वहाँ चौधरी साहब अपनी पत्नी को जैसे बराबरी पर बिठाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी नव्या को भी वही सम्मान देंगे। करुणा ने तवे पर रोटी डालते हुए कहा, सही कह रही हो आस्था, मुझे भी उनका परिवार बहुत अच्छा लगा, बड़े सोचे हुए लोग हैं। अब बस वो हमारी नव्या के लिए हाँ कहने तो मुझे तसल्ली हो। तुम तो जानती हो कि नव्या किस विचारधारा वाली लड़की है, उसे तो ऐसा ही परिवार मिलना चाहिए। कहीं हमारे घर परिवार जैसा परिवार मिल गया तो उसके लिए रच बस पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आस्था ने सलाद की गाजर प्लेट में सजाते हुए कहा, मुझे पूरी उम्मीद है दीदी वो हाँ ही कहेंगे, हमारी नव्या में कोई कमी है क्या? करुणा ने सोचते हुए कहा, पर उनका अचानक उठकर चले जाना सही नहीं था, ना जाने क्या बात हुई होगी। आस्था ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, अरे दीदी कहा ना उन लोगों को इमरजेंसी काम आ गया था तो चले गए, अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है, सब अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। करुणा ने ठंडी आह भरकर कहा, महादेव करे बस अच्छा ही हो और वो लोग हमारी नव्या को ब्याह ले जाएं तो मुझे तसल्ली हो। आस्था ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही होगा दीदी, चलिए मैं जरा ये टेबल पर लगाकर आती हूँ। करुणा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जाओ तुम, हम भी लेकर आते हैं। आस्था खाने के बर्तन लेकर डाइनिंग टेबल पर सजाने लगी। जब तक उसने खाना लगाया तब तक अम्मा जी, मृदुल सिंह और तेज प्रताप सिंह भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। थोड़ी देर में करुणा ने आकर बाकी खाना टेबल पर लगाया और तीनों के लिए खाने की प्लेट परोसने लगी, लेकिन नव्या और ध्वनि अभी तक वहां नहीं आए थे और शायद ये बात मृदुल सिंह को हद से ज्यादा खटक रही थी। मृदुल सिंह ने करुणा की तरफ देखकर कहा, बेटियां कहाँ हैं आपकी? कितनी बार कहा है कि जब खाने का समय हो तो सब हमें यहीं चाहिए। करुणा ने आती हुई ध्वनि और नव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो बस आ ही रही हैं, ये लीजिए आ गई। मृदुल सिंह ने दोनों पर एक नजर डालकर कहा, आप दोनों को घर का नियम पता है ना कि रात्रि का भोजन 8 बजे किया जाता है, उस समय हमें इस घर का हर व्यक्ति यहीं चाहिए। नव्या ने कटाक्ष करते हुए कहा, जब हम एक साथ एक टेबल पर बैठकर खाना नहीं खा सकते तो हमारे यहाँ रुकने का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। मृदुल सिंह ने दांत पर दांत जमाकर निगाहें उठाते हुए कहा, अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है आप कि अपने पिता से सवाल करें। तेज प्रताप सिंह ने बीच में पड़ते हुए कहा, अरे भाई साहब बच्ची है, इसकी बात को नजरअंदाज कीजिए, आप खाना शुरू करें। नव्या ने फिर कहा, इस घर में अगर कोई सही बात कह दे तो वो बच्चा ही हो जाता है, क्या हम लोगों को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है? इस बार सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ गई। मृदुल सिंह अपनी जगह से उठते हुए बोले, अपनी बेटी को जबान पर लगाम रखना सिखाइए। वो वहां से चले गए। करुणा पीछे से खाना खाने को कहती रह गई। मृदुल सिंह ने तेज कदमों से जाते हुए कहा, आपकी सुपुत्री ने अपनी बातों से हमारा पेट भर दिया है, इसके अतिरिक्त एक अन्न का दाना ग्रहण नहीं कर पाएंगे हम। क्या होने वाला था मृदुल सिंह के गुस्से का अंजाम? क्या नव्या की बदतमीजी की सजा सबको मिलने वाली थी? क्या जुड़ेगा नव्या और वरुण का रिश्ता? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मृदुल सिंह के जाने के बाद तेज प्रताप सिंह नव्या की तरफ देखकर बोले, नव्या बेटा बहुत गलत बात है, कितनी बार तुमसे कहा है कि भाई साहब से सवाल जवाब मत किया करो, उन्हें नहीं पसंद है। नव्या उन्हें देखकर बोली, चाचू आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा?
उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। इस घर के कुछ नियम है नव्या, जिन्हें हम किसी के लिए नहीं बदल सकते, आपके लिए भी नहीं। तेज प्रताप सिंह ने कहा और खाने के सामने हाथ जोड़ वो भी अपने भाई के पीछे चले गए। अम्मा जी ने क्रोधित नजर नव्या के ऊपर डालकर कहा, जितनी बार तुम इस घर में आती हो ना, हर बार हमारे बेटों के मुंह से निवाला छीन लेती हो। ना जाने किस मनहूस घड़ी में इस घर में तुमने जन्म लिया है, ना जाने ईश्वर तुम्हें इस घर से कब भेजेंगे। अम्मा जी ने खाने की थाली के सामने अपने दोनों हाथ जोड़े और उठकर वो भी वहां से चली गई। तीनों लोगों की खाने की प्लेट वैसी की वैसी ही अनछुई रह गई थी। ये देखकर नव्या की आंखों में भी आंसू आ गए और वो करुणा की तरफ देखकर बोली, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? क्या एक घर में सब लोग एक साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं? ना जाने किस मिट्टी के बने हैं ये लोग, इसलिए नहीं आती हूं मैं यहाँ पर। आप लोग बार बार मुझे बुलाते हैं, जा रही हूं मैं, अब मत बुलाइएगा मुझे। नव्या रोती हुई अपने कमरे में चली गई। ध्वनि बेटा तुम तो कुछ खा लो। करुणा ने ध्वनि की तरफ देखकर कहा तो वो नामे गर्दन हिलाकर बोली, माँ हमारा तो उपवास है। जाओ तुम आराम करो। करुणा ने ध्वनि से कहा तो वो उसके पास आकर प्यार से बोली, आप अम्मा जी का खाना हमें दे दीजिए, उन्हें कैसे खिलाना है हम जानते हैं। आप अम्मा जी का खाना हमें दे दीजिए, उन्हें कैसे खिलाना है हम जानते हैं। तुम जानती हो ना अभी अगर तुम अम्मा जी के पास गई तो वो तुम्हें कितनी खरी खोटी सुनाएंगी। करुणा ने पूछा, अम्मा जी की डांट में भी हमारे लिए प्यार ही छुपाए, और अगर उनकी दो चार खरी खोटी सुनने के बाद हम उन्हें प्यार का एक निवाला भी खिला पाए तो यही बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए। ध्वनि ने मुस्कुराकर कहा, हम उनके कमरे में जाते हैं और आप पापा को खाना खिला दीजिएगा, और चाची आप चाचा जी को खिला दीजिएगा। और तुम्हारी बहन उस नक्चढ़ी नव्या को कौन खिलाएगा? करुणा ने उसकी तरफ देखकर पूछा तो ध्वनि मुस्कुराकर बोली, नव्या दी की यही तो खासियत है, वो चाहे गुस्सा जितना मर्जी हो पर कभी भी अपना गुस्सा खाने पर नहीं निकालती है। सबको जानती हो तुम। करुणा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो वो मुस्कुराकर रह गई और अम्मा जी की प्लेट लेकर उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। ध्वनि के जाने के बाद आस्था करुणा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, कितनी समझदार है ना हमारी ध्वनि, और नव्या से कितनी अलग है। जिस घर में भी जाएगी ना वहाँ ढेरों खुशियां लेकर जाएगी। तभी करुणा आंखों में आंसू भरकर बोली, उसके हिस्से में तो कोई खुशी आई ही नहीं, वो क्या किसी के घर ढेरों खुशियां लेकर जाएगी। करुणा के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान खिल उठी जिसे समझकर आस्था जल्दी से बात बदलते हुए बोली, चलिए दीदी ये सब वापस रख देते हैं। चलो। इतना कहकर वो सामान समेटने लगी। यहाँ मृदुल सिंह के घर में डाइनिंग टेबल पर एक कोल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वरुण आज अपने चाचा चाची के यहाँ डिनर कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सब लोग बैठे थे। तभी वरुण के चाचा विशंभर ने उसे देखकर पूछा, वरुण ये अतुल क्या कह रहा है, आज तुम लड़की देखने के लिए गए थे? उनके पूछते ही वरुण ने नागवारी से अतुल की तरफ देखा जो मजे से अपनी प्लेट पर झुका हुआ था। चाचू आप तो डैड को जानते हैं ना, पीछे पड़े हुए शादी कर लो शादी कर लो। न जाने कहां से कुछ रोज पहले उन्हें गाजियाबाद के जमींदार मिल गए और वहीं उनकी उनसे दोस्ती हो गई। बातों बातों में पता चला उनकी बेटी है तो बस पड़ गए मेरे पीछे। वरुण ने उलझन भरे लहजे में कहा तो अतुल तपाक से बीच में बोला, भाई वो तो बताओ कि वो लड़की चाय कैसे लेकर आई थी। वरुण ने उसे गुस्से से घूरते हुए आवाज दबाकर कहा तो वो इधर उधर देखने लगा, क्या कह रहे हो तुम, कैसे चाय लेकर आई थी, क्या मतलब है तुम्हारा? विशंभर का पूरा ध्यान अतुल की बातों की तरफ था जिसमें दिलचस्पी लेते हुए उन्होंने पूछा था। अतुल वरुण को नजरअंदाज करते हुए विशंभर की तरफ देखकर बोला, डैड सूरज ने बताया मुझे कि उनकी हवेली ना बिल्कुल पुराने जमाने की हवेली की तरह थी और वहाँ के लोगों का बात करने का तरीका और पहनावा भी बिल्कुल ओल्ड फैशन है। उनके घर की औरतों ने सर पर पल्लू लिया हुआ था और वो भी सीधे पल्ले के साथ। आजकल के जमाने में वो लड़की साड़ी पहनकर हाथों में चाय की ट्रे लेकर आई थी। अतुल ने अपनी बातें ऐसे बताई मानो कोई अजूबा देख लिया उसे। वरुण अतुल सच कह रहा है? विशंभर ने वरुण की तरफ देखकर पूछा मानो जैसे उसकी बात को पुख्ता करना चाह रहा हो। चाचू वो लोग थोड़े कंजर्वेटिव कल्चर टाइप के लोग लग रहे थे। वरुण ने कहा, ये सब बातें तुम छोड़ो वरुण, और ये बताओ कहीं तुमने हाँ तो नहीं कह दिया उस लड़की से शादी करने के लिए? इस बार उसकी चाची निधि ने पूछा। उनके सवाल पर बाकी सबकी नजरें ही उसकी तरफ घूम गई और वो अपने मुंह में चम्मच रखता हुआ बोला, हाँ ना की बात तो तब आती जब ये अतुल मुझे वहाँ कोई जवाब देने देता। मैं तो उस लड़की से मिलने गया था कि उससे पहले इसका फोन आ गया और इन्होंने जो कांड किया था उसकी वजह से मुझे तुरंत ही वहाँ से निकलना पड़ा। वरुण का जवाब सुनकर अतुल अपनी बत्ती सी दिखाने लगा। पहली बार अतुल मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कि तुमने वरुण को ऐसी सिचुएशन से निकाल लिया, और अच्छा हुआ वरुण तुमने वहाँ को जवाब नहीं दिया। ऐसे कल्चरल लोगों से हम कैसे रिलेशन मेंटेन करेंगे? विशंभर ने कहा। वरुण ने धीरे से कहा और खाने की प्लेट पर झुक गया। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ साफ करते हुए बोला, चाचू मेरा हो गया, मुझे निकलना चाहिए, मॉम डैड वेट कर रहे होंगे। अरे एक दिन अपने चाचू के साथ भी तो रुक सकते हो ना, मैं बात कर लूंगा भाई साहब से। विशंभर ने वरुण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वरुण मुस्कुराकर बोला, चाचू फिर कभी, आज डैड को इन्फॉर्म करके नहीं आया ना इसलिए जाना पड़ेगा। उन्होंने मुंह बनाया, आज तुम्हें जाने दे रहा हूं पर नेक्स्ट टाइम तुम्हें यहाँ पर स्टे करना ही पड़ेगा और आते जाते रहा करो, एक ही शहर में रहते हैं और कभी कभी मुलाकात होती है। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा, कोशिश तो करता हूँ चाचू पर काम ही इतना रहता है कि कहीं आने जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। वरुण ने देखकर बोला, काम के चक्कर में अपने चाचू को मत भूल जाना। विशंभर ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा तो वरुण मुस्कुरा दिया और अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलता हुआ बोला, चाचू को कभी कोई भूल सकता है क्या, जल्दी मिलते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा और उन्हें साइड हक करते हुए ड्राइविंग संभाली, बाय। विशंभर ने हाथ हिलाकर उसे बाय किया तो वरुण ने अपनी स्पोर्ट्स कार का दरवाजा बंद कर उसे बाय किया और देहरादून की सड़कों पर अपनी गाड़ी सर पर दौड़ा दी। वरुण जितना सख्त अपने काम को लेकर था उतना ही शौक उसे स्पोर्ट्स कार का था। एक से बढ़कर एक स्पोर्ट्स कार का कलेक्शन उसने अपने गैरेज में इकट्ठा किया हुआ था। विशंभर जाते हुए वरुण को देख रहे थे कि तभी निधि ने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब अंदर नहीं चलना क्या, या यहीं पर रहने का इरादा है आज? निधि की बात सुनकर वो मुस्कुराकर वापस अंदर की तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ ध्वनि अपनी दादी को खाना खिलाने के लिए उनके कमरे के बाहर पहुंची और धीरे से दरवाजा खटखटाकर बोली, अम्मा जी। अंदर से दादी की आवाज आई, दरवाजा खुला हुआ है। अम्मा जी अपने बिस्तर पर एक हाथ आंखों पर रखे लेटी हुई आराम कर रही थी। अम्मा जी ये क्या, आज आप हमारे मुख से बिना रामायण का पाठ सुनी सो गई? उसने खाने की प्लेट टेबल पर रखते हुए अम्मा जी के सिरहाने बैठते हुए कहा, तुम्हारी प्यारी बहन ने महाभारत का इतना सुंदर पाठ पढ़ाया कि रामायण सुनने की इच्छा नहीं रही। उन्होंने आंखें मूंदे हुए कहा तो ध्वनि धीरे से मुस्कुरा दी और उनकी बाह उनकी आंखों पर से हटाती हुई बोली, उठिए हम आपके सर में तेल की मालिश कर देते हैं, इससे आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। हमने तो आपसे नहीं कहा कि हमारे सर में दर्द हो रहा है। अम्मा जी ने आंखें खोल उसकी तरफ देखकर पूछा, जब से आपको शुगर की बीमारी हुई है तब से ज्यादा देर अगर आप भूखी रहे तो आपके सर में दर्द होने लगता है। इस बात से चिर परिचित हैं हम, अब चलिए उठिए जल्दी से। ध्वनि ने एक हाथ उनकी कमर में फंसाते हुए उन्हें उठाने की कोशिश करते हुए कहा तो अम्मा जी उठकर बैठ गई और उसकी तरफ देखकर बोली, क्या करने आई हैं यहाँ? आपको भोजन कराने। उसने मुस्कुराकर कहा, हमने कह दिया था कि हमें भोजन नहीं करना है तो फिर क्यों लाई हो इसे यहाँ? उन्होंने खाने की प्लेट की तरफ देखकर कहा तो ध्वनि मुस्कुरा दी और उनके कंधों पर हल्के हाथों से दबाते हुए बोली, आज याद है ना आपको शिवरात्रि का पर्व है? अगर आज के दिन आप इस तरीके से भूखी सोएंगी तो आप तो पार्वती मैया की तरफ हो जाएंगी। देखिए आप तो शिव जी की भक्त है ना, आप तो बाराती है और बाराती अगर रात में भोजन न करें तो वह तो अपने आप ही पार्वती मैया की तरफ चले जाते हैं। अब आप सोच लीजिए आपको महादेव की तरफ जाना है या गौरा की तरफ? अम्मा जी ने उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखा और बोली, तुम हमें बातों के माया जाल में फंसा रही हो। आप तो ज्ञानी है अम्मा जी, आपको बातों के माया जाल में कौन फंसा सकता है? वो हल्के हाथों से उनके सर पर उंगलियां फेरते हुए बोली, क्या सच में हो पाएगी नव्या और वरुण की शादी? क्या वरुण इस तरह की फैमिली से कोई रिश्ता जोड़ पाएगा? नव्या और उसके पापा की सोच का अंतर क्या किसी आने वाले तूफान का इशारा है? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।